नमस्कार। सोचिए एक ऐसी किताब के बारे में जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के सपनों, उनकी विविधताओं और उनके भविष्य को एक साथ जोड़ती है। आज हम उसी महान दस्तावेज यानी भारत के संविधान की कहानी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, अनगिनत धर्म और मान्यताएं हैं, उन सब के लिए एक नियम बनाना। ये सिर्फ कानून लिखने जैसा नहीं था, ये तो एक राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने की चुनौती थी। तो आखिर ये संविधान होता क्या है? अगर आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी देश का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी, लोगों के अधिकार क्या होंगे और देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। ये वो नींव है जिस पर हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत खड़ी है। तो चलिए सबसे पहले उस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ये बुनियाद रखी कैसे गई। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी नियम की किताब नहीं है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है और इसकी लंबाई ही इस बात का सबूत है कि भारत की हर छोटी बड़ी बात और विविधता को इसमें जगह देने की कितनी गहरी कोशिश की गई थी। ये काम कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ। इसे बनाने में लगभग 3 साल का लंबा वक्त लगा। 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई और फिर 26 जनवरी 1950 को जाकर ये लागू हुआ। इस बीच हर एक शब्द, हर एक लाइन पर महीनों तक बहस चली। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने सब कुछ जीरो से शुरू नहीं किया, बल्कि दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, परखा और उनमें से जो भी अच्छी बातें थीं, उन्हें भारत के हिसाब से ढाल लिया। तो कहाँ से प्रेरणा ली गई? भाई, ये तो एक ग्लोबल मिक्सचर था। जैसे सरकार चलाने का जो हमारा संसदीय मॉडल है, वो हमने ब्रिटेन से लिया। नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, वो विचार अमेरिका से आया। और सरकार को लोगों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रेरणा हमें आयरलैंड से मिली। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कनाडा से हमने सीखा कि देश की एकता के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार का होना क्यों जरूरी है। फ्रांस की क्रांति से हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे महान आदर्श मिले। और सोवियत संघ से हमने सामाजिक और आर्थिक न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धांत लिया। अच्छा, तो कानून और स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन हर संविधान की एक आत्मा होती है, एक दिल होता है। चलिए अब भारतीय संविधान के उसी दिल को, उसके मूल वादे को समझने की कोशिश करते हैं। संविधान की प्रस्तावना, जिसे प्रिएम्बल भी कहते हैं, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये हमारे देश का एक वादा है, एक संकल्प है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये वो 5 स्तंभ हैं जो बताते हैं कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर क्या है और भविष्य में क्या बनना चाहता है। और एक बात याद रखने वाली है, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। मिसाल के तौर पर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये 2 शब्द शुरू में प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ये दिखाता है कि संविधान समय के साथ खुद को बदल सकता है। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जो ये संविधान हर भारतीय को देता है, हमारे मौलिक अधिकार। ये अधिकार हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जिसे सरकार भी नहीं तोड़ सकती। ये हमें बराबरी, आजादी और सम्मान से जीने की गारंटी देते हैं। और ये अधिकार सिर्फ कहने के लिए नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और दिल कहा था। पता है क्यों? क्योंकि यही वो अधिकार है जो हमें अपने किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। असल में यही बाकी सभी अधिकारों का रक्षक है। तो अगला सवाल ये है कि इतना बड़ा देश आखिर चलता कैसे है? संविधान सरकार की इस विशाल मशीनरी को कंट्रोल कैसे करता है? चलिए अब केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के इस नाजुक संतुलन को समझते हैं। भारत का सिस्टम ना बड़ा अनोखा है। इसे कहते हैं फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट। इसका मतलब यह है कि हमने राज्यों को अपनी सरकारें चलाने और कानून बनाने की शक्ति तो दी है, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। तो ये बैलेंस दिखता कैसे है? देखिए, एक तरफ तो शक्तियों का बंटवारा है, राज्यों के अपने अधिकार हैं और एक आज़ाद न्यायपालिका है। ये सब इसके फेडरल होने के सबूत हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश के लिए एक ही संविधान है और इमरजेंसी में सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है। ये इसे यूनिटरी यानी एकात्मक बनाता है।
तो ये पावर शेयरिंग होती कैसे है? इसके लिए संविधान में 3 लिस्ट बनाई गई हैं। यूनियन लिस्ट, जिसमें रक्षा और विदेश मामले जैसे विषय हैं, उन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस और कृषि जैसे मुद्दे हैं, उन पर राज्य कानून बनाते हैं। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे शिक्षा, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई टकराव हो तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। अब देखिए, कोई भी किताब हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती है ना। दुनिया बदलती है, जरूरतें बदलती हैं, तो नियमों को भी बदलना पड़ता है। तो हमारा संविधान समय के साथ कैसे चलता है? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में यही देखते हैं। संविधान को बदलने का प्रोसेस भी बड़ा दिलचस्प है। ये ना तो बहुत ज्यादा आसान है कि कोई भी इसे बदल दे, और ना ही इतना मुश्किल कि ये बदल ही ना पाए। छोटे मोटे बदलाव आसानी से हो जाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों या देश के संघीय ढांचे जैसे बड़े मुद्दों को बदलने के लिए बहुत ही मजबूत राजनैतिक सहमति की जरूरत पड़ती है। और इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा सेफ्टी गार्ड है, जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल ढांचे का सिद्धांत। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसकी आत्मा यानी उसके मूल ढांचे को, जैसे लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता को, नहीं बदल सकती। तो अंत में सवाल यही है, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है और बदल रहा है, हमारा ये संविधान, हमारा ये फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट भविष्य का रास्ता कैसे दिखाएगा? ये एक जीवंत दस्तावेज है, जिसकी कहानी हर गुजरते दिन के साथ हम सब मिलकर लिख रहे हैं।